अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैं हूं उस्मा अख्तर और आप देख रहे हैं अपना पाकिस्तान फेस्ट टीवी नेटवर्क पे। और आज के दिन का आगाज़ करते हैं, आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मुश्किलात किस इंसान की ज़िंदगी में नहीं आती। अगर हम सब अपनी ज़िंदगी को देखें, अपने अतराफ़ में देखें, तो हर इंसान किसी ना किसी परेशानी में ज़रूर मुब्तला होता है। शायद वो दूसरों से शेयर ना करे, दूसरों को बताए नहीं, लेकिन कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई तकलीफ़ हर इंसान के साथ जुड़ी हुई है। दुख हमारी ज़िंदगी में क्यों आते हैं, ये तकलीफ़ें, ये मुश्किलात, ये परेशानियाँ आखिर हमारी ज़िंदगी में किस लिए आती हैं? ये हमें अल्लाह के नज़दीक करती हैं या और दूर कर देती हैं? और इनका क्या हल हो सकता है? ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहिए? कैसे हमें नामायूसी से दूर हो जाना चाहिए? इस पर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ रियाज साहब यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रियाज साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? जी बिल्कुल। जी रियाज साहब बताइएगा। हाँ, आप कह रहे थे, आप बताएंगे कि दुख हमारी ज़िंदगी में क्यों आते हैं और इनसे देखिए, निजात कैसे मिलेगी? बिल्कुल। देखिए, हम अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें हज़ारों किस्म की नेमतें बख्शी हैं। जी बिल्कुल। लेकिन फिर ये शिकायत भी आती है कि अल्लाह ने हमें दुख और तकलीफ़ क्यों दी। ये हर जहन में ख्याल आता है, ख़ास तौर से वो जो दुख के लम्हों से गुज़र रहे हों। लेकिन मैं आपको बताऊं कि दुख जो है अल्लाह की अजीम नेमतों में से एक है। अच्छा। अब आपको ताज्जुब होगा या बहुत सारे लोग कहेंगे कि दुख नेमत कैसे हो गया, वो तो तकलीफ देता है। सही। तो आप देखिए, ज़रा गौर कीजिए कि इंसान को जब दुख मिलता है तो इंसान मजबूत होता है। यानी दुख इंसान को मजबूत करता है, जबकि खुशियाँ कमज़ोर करती हैं। खुशियों से इंसान कमज़ोर पड़ता है, दुखों से मजबूत होता है। और मैं तो ये कहता हूँ कि अल्लाह जिस इंसान को अजीम बनाना चाहता है या नवाजना चाहता है, उसको दुखों में मुब्तला करता है और दुख के भट्टी से गुज़रता है, दुख के इम्तिहान से गुज़रता है। अम्बिया को देख लीजिए, मुरसलीन को देख लीजिए आप, सब दुखों की आजमाइश से गुज़रे हैं। बड़े मुख्तलिफ़ नौइयत के दुख थे। अच्छा, अब वो जो दुख की राह अल्लाह बख्शता है, दुख की राह में वो इसलिए बख्शता है कि इंसान मजबूत बने और वो कुछ सीख ले, उस दुख से कुछ सीख ले। और वो जब दुख से सीखता है तो उससे सीख कर ही अपनी मंजिल तक पहुंचता है, जो उसकी मंजिल होती है। अब मैं फिर यहाँ यही कहूँगा कि अम्बिया और मुरसलीन को आप देखिए, वो कितने दुखों से और मसाइब से गुजरे। अच्छा, फिर हम समझते हैं कि दुख हमें हम जब क्या करता है इंसान, जब दुख आता है तो सिर्फ रोते हैं हम अपने दुख के ऊपर, शिकायत कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम ये समझ लें कि हमारे रोने से हमारा दुख ख़त्म नहीं होगा, कितना भी रोते रहें, दुख कभी भी रोने से ख़त्म नहीं होता। इसलिए कि दुख तो इंसान को सिखाने के लिए आता है। अगर हम ये देख लें कि दुख जो असल में हमारी ज़िंदगी में आता है, वो हमको कुछ सिखाने के लिए आता है। तो बजाय हम रोने के, अगर हम उस दुख से सीख लें कुछ, तो हमारा दुख दर्द खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि हर दुख जो होता है वो हमको कुछ सिखाता है। चाहे अपने बिल्कुल कॉमन सी मिसाल दूँ, चाहे हमें किसी इंसान से दुख पहुंचा हो, तो जब हमें दुख पहुंचा, अगर हम बजाय उसके ऊपर सिर्फ रोने और मातम करने के, हम ये सोचें और ये गौर करें, उससे सीखें कि हमें उस इंसान से दुख क्यों पहुंचा, उसने हमें किस लिए दुख पहुंचाया, तो हम कुछ सीख जाएंगे। वो हमारी ज़िंदगी में कामयाबी की तरफ हमें लेकर जाएगा, हम सबक सीख जाएंगे। इसी तरह मुख्तलिफ़ जगहों पर, मुख्तलिफ़ मराहिल पर हमें दुख मिलते हैं और कॉमन हमारा प्रैक्टिस यही है कि हम उस पर रोते हैं, तकलीफ़ करते हैं, अल्लाह से शिकवा करते हैं। कि अल्लाह कहता है कि ये तो नेमत है जो मैं तुम्हें नवाजने के लिए, अजीम इंसान बनाने के लिए भेज रहा हूँ, कि तुम दुख से सीखो। ज़िंदगी में जब इंसान आया है तो उसका सीखने का अमल जारी रहना चाहिए। तो दुख तो हमारा बहुत बड़ा उस्ताद है, हमें सिखाता है ज़िंदगी गुजारना, मजबूत बनाता है। और आप देखिए, जितने लोग दुखों से गुज़र कर गए, तकालीफ से, दर्द की कैफियत से गुज़र कर गए, वो उतने ही मजबूत होकर उभरे हैं। और जो खुश होते हैं लोग, जो हर वक्त सोने का चमचा लेकर, जो कहते हैं मुंह में पैदा होते हैं, वो बहुत कमज़ोर इंसान होते हैं। इसलिए कि उन्होंने दुख की जो क़ुव्वत है उसको तो महसूस ही नहीं किया। तो दुख से कभी रंजीदा ना हो, मलूल ना हो और उससे शिकवा ना करें अल्लाह से, उसको एक नेमत समझ के कबूल करें और ये समझें कि इस नेमत के पीछे
उसका कोई मकसद है और वो हमें कुछ नवाज रहा है उसको अच्छा, ये बात देखें, कहने में तो बहुत आसान है। जो लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो ये कह रहे होंगे, कहना तो बड़ा आसान है, ठीक है, कि आप दुख में जो है दुखी ना हो और रोएं नहीं और उस तकलीफ़ को उस तरह से महसूस ना करें। ये इट्स वेरी इजी टू से, लेकिन जो भी इंसान जो जिस भी तकलीफ़ से गुजर रहा होगा, तकलीफ़ में होगा, उसके लिए उस वक्त उस सिचुएशन से अपने आप को निकालना और कुछ अच्छा सोचना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि जब आप किसी भी तकलीफ़ में होते हैं तो ज़ाहिर है एक नेगेटिविटी आपके हर तरफ आपको लग रही होती है। अपने आप को इस सिचुएशन से कैसे निकालें? जैसे आपने कहा कि दुख को आप एक नेमत समझें और करें। अब ये बातें अगर हम देखें तो एक लिखने में, कहने में, डिस्कस करने में तो बहुत आसान लगती हैं, लेकिन आम इंसान के लिए इनके ऊपर वाकई अमल करना इतना आसान नहीं है। देखिए, मैं इसको बहुत ही आम फहम मिसाल से आपको मैं बताऊं। अब आजकल बच्चे इम्तहानात की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। इम्तहान होने वाले हैं जुलाई में। एक बच्चा इम्तहान में फ़ेल होता है तो क्या होता है? खुश होता है क्या? नहीं, दुखी होता है। हाँ, तकलीफ। माँ बाप भी दुखी होते हैं, हमारा बच्चा फ़ेल हो गया पूरे साल पढ़ के। अच्छा, अब इस दुख के बाद, फ़ेल होने के बाद क्या करे? वो रोता रहे बैठा हुआ, माँ बाप भी रोते रहें, तो क्या हासिल होगा? कुछ नहीं। लेकिन अगर वो दुख से ये सीखे कि मेरे इस दुख के पीछे, मेरे फेल होने के पीछे कोई वजह है, उस असबाब तक पहुंच जाए। मैंने पढ़ा नहीं, स्टडी अच्छी नहीं की, या माँ बाप ने देखा कि स्कूल में पढ़ाई अच्छी नहीं थी, हमने बच्चे को ट्यूशन नहीं करवाया, प्राइवेट ट्यूटर नहीं लगाया, एक मिसाल के तौर पे, या हमने बच्चे के ऊपर निगरानी नहीं की कि वो पढ़ रहा है नहीं, तो हमें दुख हुआ। तो अगर माँ बाप उस दुख से ये सीख लें कि ये दुख क्यों मिला, हमें इस बच्चे के फेल, या बच्चा ये सोचे कि मुझे ये दुख क्यों मिला फेल होने का, तो फिर कामयाबी हासिल करेगा। इसी तरह हम किसी जॉब पर होते हैं, हम अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से अदा ना करें, हमें जो फ़राइज़ सौंपे गए हम अदा ना करें, हमें मालिक निकाल दे नौकरी से, हम बड़े दुखी होते हैं, मालिक को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं, रोना पीटना शुरू, घर जाकर हाय बेरोज़गार हो गए और क्या होगा, घर कैसे चलेगा, अपने आप को नहीं देखते। लेकिन अगर हम उसे सीखें कि अच्छा ये आज जो बेरोज़गारी का दुख हमें मिला मालिक की तरफ से, क्यों मिला, तो कोई रीज़न होगा, मालिक ऐसे ही नहीं निकाल देगा किसी को। यकीनन आपने उसको दुख पहुंचाया होगा तो उसने आपको निकाला। तो अगर हम उस दुख से ये सीख लें कि हमें ये दुख क्यों मिला, तो हम फिर अपनी कमज़ोरी को तलाश करेंगे, उससे हम सीखेंगे, फिर अगली जो हमें नौकरी मिले या मुलाजिमत मिले तो हम कोशिश करेंगे वहाँ उस गलती को ना दोहराएं। ये है सीखने का अमल, दोबारा ना दोहराएं जी। और वही बात है कि ज़ाहिर है चीज़ों को समझना और उनके ऊपर फिर उस तरीके से अमल करना वो बहुत ज़रूरी होता है। बहुत शुक्रिया रियाज साहब आपका, बहुत अच्छी आपने बात आज हमें बताई। और अगर हम वाकई इन चीज़ों के ऊपर अमल करें और अपने ऊपर आने वाली तकलीफ़ों से कोई सबक सीखें और दोबारा कोशिश करें कि वो गलती, वो चीज़ हमसे ना हो, तो हमारी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो सकती है। एक ब्रेक लूँगी यहाँ पे, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं अपना पाकिस्तान में। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं अपना पाकिस्तान। मैं हूं उस्मा और अब मेरे साथ स्टूडियो में एक ऐसे मेहमान मौजूद हैं जिन्होंने बहुत काम किया। इन्होंने ड्रामा राइटर हैं, मुसन्निफ हैं, सहाफ़त भी की और बच्चों के लिए बहुत लिखा। आइए उनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि आजकल उनकी क्या मसरूफियात हैं। मेरे साथ मौजूद हैं इब्ने आस साहब। अस्सलाम वालेकुम इब्ने आस। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? बताइएगा, इतने सारे आपने काम किए हैं माशाल्लाह से और बहुत टाइम पहले आपने अपना करियर स्टार्ट किया। आजकल क्या मसरूफियात हैं आपकी? आजकल ड्रामा लिख रहा हूँ, कुछ नावल लिख रहा हूँ, एक रोमानी नावल शुरू किया हुआ है वो लिख रहा हूँ, कुछ चैनल हैं, प्राइवेट चैनल्स हैं, हम टीवी जैसे RY, इनके लिए कुछ ड्रामे लिख रहा हूँ। फिल्में लिखी हैं अभी 2-3, एक फिल्म खुद शूट करने जा रहा हूँ। फिल्में लाइक शॉर्ट मूवीज या फिर नहीं, सिनेमा के लिए, सिनेमा के लिए? हाँ, शॉर्ट मूवीज़ भी कर रहा हूँ कुछ इदारों के लिए, लेकिन सिनेमा की अभी 3 फिल्में लिखी हैं, 4थी फिल्म मैं खुद डायरेक्ट करने जा रहा हूँ, उस पर काम कर रहा हूँ आजकल। अच्छा, सही। तो वैसे आजकल तो सिनेमास अभी इतने बंद हुए में हैं, मूवीज़ भी जिनकी बनी हुई भी हैं वो भी होल्ड पे हैं, अभी रिलीज़ नहीं हो रही। नहीं, वो खुल जाएंगे सिनेमा, ज़ाहिर हमेशा के लिए थोड़ी बंद हुए हैं, वो कुछ कोविड की वजह से बंद किए गए सिनेमा, लेकिन फिल्में बन रही हैं और लोग बना रहे हैं,
तो हमने अभी 3 फिल्में शुरू की हैं। एक लाहौर में शूट हो रही है दिलफरोश के नाम से, जी जी। ये गेम ऑन है, यहाँ कराची में बनेगी। मैं खुद एक मर्डर मिस्ट्री शूट कर रहा हूँ। अच्छा। मैंने एक बड़े इदारे के लिए, ज़ाहिर है अभी इसका नाम नहीं बता सकता, एक बड़ी एजेंसी है उसके लिए एक फिल्म लिखी है, वो एक बड़े पैमाने जी 4 फिल्में अभी मैंने लिखी हैं। चले माशाल्लाह। चलो, वैसे ये लिखने का ख्याल कैसे आया? शौक था शुरू से आपको, बचपन से शौक था, या फिर आपने एज अ कैरियर इसको जब अपनाया? तो शौक इंसान का अलग होता है, करियर अलग होता है। असल में मैं तो तीसरी क्लास से कहानियाँ लिख रहा हूँ। अच्छा अच्छा। जब मैं तीसरी क्लास, ये सब जानते हैं, मेरा सारा पोर्टफोलियो पड़ा हुआ है और मुख्तलिफ जगह पे इंटरव्यूज हो चुके हैं। जब मैं तीसरी क्लास में था तो मैंने पहली कहानी लिखी थी और जो रिसाले में छपी थी जी। और उसके बाद से मैं मुसलसल लिख रहा हूँ। तो उस ज़माने से बच्चों के लिए कहानी लिखता रहा। फिर जब एज ए कैरियर उसको अपनाया, मैंने मजदूरी करता था, दूसरे इदारे काम करता रहा, और जब प्रोफेशनल लाइफ में आया तो फिर सहाफ़त में आया मैं। और बच्चों का एक पर्चा था टोट बटोट, उसका एडिटर में पहली मेरी जॉब थी। जी जी जी। अच्छा। और ये कोई है 86 की बात, बिल्कुल, बहुत मशहूर ये था जी बिल्कुल। उसके बाद फिर सहाफ़त में आ गया, फिर मुख्तलिफ जो बड़े शो बिजनेस के रिसाले थे उनका एडिटर रहा, फिर अखबारात में चला गया। फिर कोई 18-20 साल पहले मैं ड्रामों की तरफ आया और ड्रामे लिखने शुरू किए। उसके बाद मुसलसल तमाम चैनल्स पर ड्रामे लिखे माशाल्लाह। अच्छा, अब तकरीबन 20 साल से 20-21 साल से आप ड्रामास लिख रहे हैं, और उस टाइम से लेके देखा जाए तो अब ड्रामा बहुत चेंज हो गया है, बहुत बदल गया है। अब उसका अगर देखें तो कंटेंट भी काफ़ी बदल चुका है। पहले और तरह के ड्रामास होते थे, अब सोप बहुत आ गए हैं, ड्रामास चेंज होंगे। आजकल जिस तरह के ड्रामे बन रहे हैं, जो कंटेंट है, आप उससे मुतमईन हैं? असल में इत्मीनान तो पहले भी नहीं था। अच्छा। इत्मीनान तो मौत है किसी भी चीज़ के लिए। पीटीवी, आप पहले के ड्रामा और अब के ड्रामे से मुराद आपकी पीटीवी और प्राइवेट चैनल का वो मामला है जी। पीटीवी पे जो ड्रामा बनता था वो सरकारी छतरी के नीचे बनता था जी जी। और वो भी उसी तरीके से चीज़ें प्लान होती थी। चूँकि उस ज़माने में दूसरे चैनल नहीं थे, दूसरे ज़राए नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं था, टीवी जो है वो आपके पास एक ख़ास चैनल था जिसके ऊपर जो भी ड्रामे आते थे आपको देखना पड़ते थे जी। और हर दूसरे घर में वही देखा जाता था, तो इसलिए वो बहुत बड़े समझे जाते थे। अच्छा, उस ज़माने के लिहाज से दूसरे ममालिक, करीबी ममालिक के मुकाबले में हमारा ड्रामा बहुत अच्छा था। जी बिल्कुल। तो अगर ये कहा जाए, एक सवाल अगर ये हो कि जी आज का ड्रामा ख़राब हो गया है, तो मैं इसको नहीं समझता, मेरी समझ में नहीं आती ये बात। आज का ड्रामा उससे ज़्यादा बेहतर हो गया है, टेक्निकली उससे ज़्यादा बेहतर हुआ है। आज के जो नौजवान नस्ल है, जो नए डायरेक्टर जिन्होंने कहीं से नहीं सीखा, खुदरो पौधों की तरह वो लोग ग्रो हुए और उन्होंने अपने आप को डेवलप किया और उसके बाद उन्होंने ड्रामा बनाया। और सिंगल कैमरे पे ये लोग काम करते हैं, पीटीवी पे सिंगल कैमरा काम ही नहीं होता था। तो इन लोगों ने ज़्यादा अच्छा ड्रामा किया है, लेकिन इनको वो एडवांटेज नहीं है जो पीटीवी के प्रोड्यूसर्स को हासिल था या उस ज़माने के। हाँ, वो एडवांटेज था ना कि हर घर में वही एक ड्रामा और चलेगा। इंस्टेंट हिट हो जाता था। जी बिल्कुल, यानी कि एक ही ज़ाहिर है मीडियम एक ही था, एक ही चैनल था, तो जो भी उसके ऊपर चीज़ आती थी और अगर वो अच्छी होती थी तो वो एकदम से सब लोगों में मशहूर हो जाती थी। आजकल टाइम बड़ा टफ हो गया है क्योंकि इतने सारे चैनल्स हैं और उनके ऊपर भी हर चैनल पे आप देखें इतने सारे ड्रामाज आ रहे होते हैं। तो अगर सिर्फ एक चैनल ही ले लें तो उसमें भी कोई ड्रामा एक स्टैंड आउट करना, और फिर अगर बहुत सारे चैनल्स के साथ आप कम्पीट करें तो फिर तो बहुत मुश्किल है। असल में ड्रामा बहुत बन रहा है अब, बहुत बन रहा है। शॉर्ट फिल्में भी बहुत बन रही हैं, सोशल मीडिया आने के बाद तो वैसे ही और ज़्यादा एक यलगार हुई है जी। ऐसे में किसी चीज़ का देख लिया जाना या किसी का मशहूर हो जाना बहुत बड़ी बात है। एक चीज़ है, मोनोपोली है, पूरे मुल्क में वही देखी जा रही है, वो चले खैर। लेकिन बैठ तो मैं ये कहता हूँ कि वो ज़्यादा लेजेंड थे और उन्होंने उस ज़माने में वो काम किया जिस ज़माने में लोगों को पता नहीं था काम कैसे करना है। आज तो बहुत सारे ज़राए हैं जिसके ज़रिए आप सीख सकते हैं, जान सकते हैं, ड्रामे की टेक्निक के बारे में जान सकते हैं, कंटेंट के बारे में जान सकते हैं। कंपटीशन ज़्यादा है, उस ज़माने में कंपटीशन इतना नहीं था। ये तो सर इंडिया का भी आपको यहाँ पे कोई चैनल नहीं आता था, आज इंडिया का भी चैनल आता है, दूसरे चैनल भी आते हैं, हालांकि पाबंदियाँ, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए आप सब देख सकते हैं। तो आज जो है ज़्यादा टफ है लोगों को, और आज जो लोग काम कर रहे हैं ये कमाल कर रहे हैं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। आज कोई बुरा ड्रामा नहीं बन रहा। कुछ लोग कहते हैं, आमतौर पर मैं डिस्कशन चल रही होती है या चैनल से बात हो रही थी, कहते हैं जी पहला सुनहरी दौर था। सुनहरी दौर हमेशा, पिछला दौर सुनहरी दौर ही होता है। तो ऐसा नहीं है कि वो कोई मुकम्मल कोई चीज़ थी। ये तो एक इर्तिका है, चलता रहेगा। आगे जदीद चीज़ें आएंगी तो कुछ और नई नस्ल होगी और वो ज़्यादा कुछ और काम करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, आपने बच्चों के लिए बहुत लिखा, जी बिल्कुल, ठीक है। जैसे आपने कहा कि आपने जब तीसरी क्लास से ही लिखना शुरू किया तो जाहिर है वो बच्चों की कहानियाँ लिखनी शुरू की और उसके ऊपर आपने काम किया और अभी भी कर रहे हैं, बच्चों के लिए आप काम कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि आजकल के जो बच्चे हैं वो
पढ़ रहे हैं, कहानियाँ पढ़ी जाती हैं जिस तरह से पहले पढ़ी जाती थी ज़्यादा। आजकल तो अब हर बच्चे को आप देखें तो गैजेट उसके पास है, इंटरनेशनल जो उसके ऊपर चीज़ें आ रही हैं वो ज़्यादा देखी जा रही हैं। हम लोग अपनी कहानियाँ, अपनी चीज़ें उनसे बहुत दूर होते जा रहे हैं। क्योंकि मुझे याद है कि मेरा जब बचपन था तो छोटी छोटी कहानियाँ आती थी जो हम लेते थे और वो पढ़ते थे, लेकिन अब बच्चों में इस तरह का ट्रेंड नहीं देखा जाता। अच्छा, आपके पास उस जमाने जो आप बचपन में आप कहानियाँ पढ़ती थी, आपके पास मोबाइल था? नहीं थे ना गैजेट्स, वही तो मैं कह रही हूँ आजकल तो हर बच्चे के पास गैजेट्स हैं, मोबाइल्स हैं, ये चीज़ें हैं। मोबाइल गैजेट जो है गली में पड़ा हुआ नहीं मिलता, वालिदैन दिलाते हैं। वालिदैन की तरजीहात चेंज हो गई हैं। वो कहते हैं बच्चे नहीं पढ़ते। आप बच्चे को कि रिसाला आपके घर में कितने रिसाले लगाते हैं बच्चों के लिए? आप कोई रिसाला नहीं लगाते। आज भी 40-45 बच्चों के रिसाले आते हैं। वालिदैन अपने बच्चों को पढ़ाना ही नहीं चाहते हैं, वो उनको एक मोबाइल दे देते हैं और पूरी दुनिया उसके सामने सारी छोड़ देते एक्टिविटीज उसमें हो रही हैं। हैं। अब और उसके बाद वो कहते हैं जी पढ़ने का रुझान नहीं है। किसने कहा है? मैं तो नहीं मानता इस बात को। पढ़ने का रुझान है, आप बच्चे को किताब देना शुरू करें, वो ना पढ़े तो मुझे बताइएगा। गैजेट एक तरफ पढ़ा होगा और वो किताब पढ़ेगा। मेरे अपने बच्चे हैं जो जिन बच्चों को मैंने किताबें हाथ में दी हैं, वो बच्चे किताबें पढ़ते हैं, उस मोबाइल में नहीं लगते वो, और वो नाकाम है उसके सामने सोशल मीडिया और ये सब चीज़ें। वो किताबें पढ़ते हैं। मेरी बेटी है, किताबें पढ़ती है, हज़ारों किताबें पढ़ डाली हैं उसने, उसके लिए मैं किताबें खरीदता हूँ। जिस बच्चे को किताबें नहीं दी हैं वो किताब देखता भी नहीं है। तो ये कहना कि जी रुझान खत्म हो गया, रुझान खत्म नहीं हुआ है। बच्चों को दूर कर दिया है, पढ़ने की तरफ रागिब करने का रुझान खत्म हो गया है। अब ये वालिदैन कसूरवार हैं। वालिदैन अपने बच्चों को उनके बचपन में उनके बचपन के हिसाब से कहानियाँ, किताबें, रिसाले नहीं खरीद कर देते। मैंने अपनी आंखों से देखा है, औरतें अपने लिए डाइजेस्ट खरीद रही होती हैं, अपने बच्चे को एक बच्चों का रिसाला नहीं खरीद कर देती। 20 रुपये का आता है, 30 रुपये का आता है, 150 रुपये का अपने लिए 4 रिसाले, 150 वाले 4 रिसाले खरीदती हैं, अपने बच्चों को एक नौनिहाल नहीं दिलवाती। तो बच्चा कैसे पढ़ेगा? बच्चा फिर टीवी देखेगा या सोशल मीडिया पे खेलेगा, उस पर खेलेगा। बिल्कुल ये है मसला। ये नहीं कि रुझान खत्म हो, रुझान नहीं, और हमने खुद ही किताबों से हम खुद भी दूर होते जा रहे हैं, और उसका हम चाहते नहीं हमारे बच्चे किताबें पढ़ें, बच्चे भी दूर होते जा रहे हैं। तो इसके ऊपर जाहिर है हमें खुद ही तवज्जो देने की ज़रूरत है। अच्छा, आजकल अब बहुत ट्रेंड है कि टेलीविज़न की हम बात करें, मूवी से हट के, टेलीविज़न से हट के, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे वेब चैनल्स आ गए हैं और उनके ऊपर बहुत काम हो रहा है। आप कुछ लिख रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं यूट्यूब चैनल्स के लिए, मुख्तलिफ चैनल्स के लिए काम कर रहा हूँ। नेटफ्लिक्स के लिए मैंने अभी एक सीरीज़ लिखी है। अच्छा, नेटफ्लिक्स इंडिया के लिए, इंडिया का एक चैनल है, उसके लिए मैंने अभी एक सीरीज़ लिखी है जो कनाडा में बन रही है। और एक सीरीज़ जो है वो ऑस्ट्रेलिया का एक इदारा है, उनका एक चैनल है जो एशियंस के लिए बनाते हैं एक सीरीज़, वो हम यहीं पे डायरेक्ट करेंगे, यहीं बनाएंगे। उसके लिए कराची के माहौल के 92 के ऑपरेशन के पस मंज़र में एक सीरीज़ लिखी है मैंने। अच्छा, वो एक सीज़न है, 2 सीज़न हम उसके बना रहे हैं पहले मरहले पर। तो उसके अलावा जो यहाँ पे जो हमारे जो अभी जो सोशल मीडिया के जो चैनल्स आए हैं, जो शॉर्ट फिल्में बना रहे हैं जी, उनके लिए भी मैं काम कर रहा हूँ। और वो कुछ अभी मतलब 4-5 तो बन भी गई हैं, कुछ चीज़ें मैं अभी लिख रहा हूँ, कुछ हम खुद भी प्रोड्यूस करके दे रहे हैं, डायरेक्ट भी करके दे रहे हैं। तो इस तरह चल रहा है। ज़ाहिर जदीद चीज़ है जो जहाँ पे अगर हवा का रुख जहाँ पे जाएगा तो करना पड़ेगा काम, तो करना ज़ाहिर है। उसके अलावा करना भी चाहिए, जो नई चीज़ हो रही है इंसान को उस लिहाज से चेंज। अगला दौर सोशल मीडिया का दौर है, बल्कि अगला क्या आ गया है सोशल मीडिया का दौर। और जो आपका टीवी मीडिया था वो तकरीबन मेरी राय है कि 2-4 साल में दफन हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। ये शाम के अखबार की तरह हो जाएंगे कि इन लोगों को अपनी सेलें देने भी मुश्किल हो जाएंगी, बल्कि हो गई हैं, बहुत मुश्किल हो गया है। इसमें जो कोई 2-4 एक आध चैनल बाकी बचेगा जिसमें दम होगा, जो लोगों को आज़ादी से काम करने की इजाज़त देते हैं, वो चैनल बच जाएंगे। जहाँ पर कदगनें लगाई जाएंगी जिन इदारों में, जहाँ पे लोगों को काम नहीं करने दिया जाएगा उनकी मर्ज़ी से, उनके वेजेस सही तरीके से नहीं दिए जाएंगे, वो इदारे बंद हो जाएंगे, वो नहीं चलेंगे। बिल्कुल, क्योंकि अभी भी आप देखें कि बहुत से चैनल्स जो ड्रामाज हैं वो अगर ज़्यादातर वो देखे जाते हैं यूट्यूब के ऊपर ही। अब वो नहीं रहा कि 8 बजे बैठ के ख़वातीन बैठे हैं अपने घर में, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि बैठते हैं एक टाइम सेट करके। अब हर कोई अपने टाइम के लिहाज से, अपनी कन्वीनियंस के लिहाज से जो है ड्रामा को देखता है, और रेटिंग भी उसी पे आती है। असल में जैसे ये इसको थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। जो 3, 4, 5 बड़े शहर हैं, वहाँ की ज़िंदगी और उसके अलावा छोटे शहरों की और देहात की ज़िंदगी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये भी है। जो आपके 3-4 बड़े शहरों में जहाँ ज़िंदगी बहुत मसरूफ़ है, लोग वहाँ पर शायद ये सूरत है कि लोग टीवी पे उस तरह नहीं देखते, लेकिन उसके अलावा अगर आप बाहर निकल जाएँ तो लोगों के लिए टीवी ही अभी भी वाहिद तफरी है, जहाँ पर बैठते हैं वो शाम को खबरें भी सुनते हैं, प्रोग्राम भी देखते हैं, म्यूज़िक भी सुनते हैं। हमारे यहाँ ज़िंदगी बहुत मुश्किल वो हो गई है, टफ हो गई है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद इस टाइप के जो शहर हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि जी हम अपने फारिग वक्त में चीज़ें देखते हैं, तो हमें सोशल मीडिया में मिल जाती हैं चीज़ें, मिल जाती हैं, सही। तो वायरल ज़्यादा होती हैं,
आपका जितना ड्रामा है वो 90% उसका जो व्यूवर है वो आपको सोशल मीडिया में लगा, सारा वास्ट टाइम वहाँ जा रहा है, सब वहाँ काम कर रहे हैं। तो हाँ, ये वो फर्क उसके है, ऊपर जा रहा है, बिल्कुल। ऐसा ही है। अच्छा, पहले अगर हम देखें तो बच्चों के ड्रामास भी काफ़ी लिखे जाते थे और आते भी थे, बनते भी थे वो ड्रामे, और देखे भी जाते थे। अब अगर हम टेलीविज़न पे देखें स्पेशली, तो बच्चों के लिए कोई, हमें स्पेशली बच्चों को फोकस करते हुए, उनको टारगेट करते हुए प्रोग्राम नहीं होता। पहले एक ख़ास स्लॉट होता था बच्चों का, अब इस तरह का कोई ड्रामा नहीं बनता। अगर हम देखें मीन्स के PTV की तो आप छोड़ ही दें, प्राइवेट चैनल्स तो बिल्कुल भी इस चीज़ के ऊपर तवज्जो नहीं देते। असल में सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारी मजमूई तौर पर जो हमारे जितने भी समझदार लोग हैं या जो फीड करने वाले लोग हैं या वालिदैन से लेकर अरबाब इक़्तिदार तक, इन सब की तरजीहात क्या हैं। इनकी तरजीहात हमारी नस्ल है ही नहीं। बच्चा या बच्चे का मुस्तकबिल या इस मुल्क की अगली नस्ल, ये हमारी किसी की भी तरजीहात में नहीं है। ना वालिदैन की तरजीहात में है, ना टीचर की तरजीहात में है, ना हमारे इदारों की तरजीहात में है, ना हमारे सरबराहान या हमारे लीडर्स की तरजीहात में बच्चे नहीं हैं कहीं पर भी, किसी भी जगह पर। ये सबके अपने अपने टारगेट हैं, उस टारगेट पर काम करते हैं। जिन जिन कौमों ने अपने बच्चों को टारगेट किया है, जैसे चाइना है, जापान है या दूसरे जर्मनी है, उनकी नस्लें ग्रो की, उन्होंने की तरक्की की है। हम अपने बच्चे को बिल्कुल जाहिल रखना चाहते हैं। हमें चूँकि ग़ुलाम चाहिए, वर्कर चाहिए, लेबर चाहिए, हम अपने बच्चे को कि जहनी इर्तिक़ा नहीं चाहते, हम उनको आगे चाहते नहीं है कि वो। तो हमारी प्रॉब्लम क्या है? हमारी प्रॉब्लम है कि हमने उनको उलझा दिया है। हमने उसको एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम में उलझा दिया जहाँ से वो कुछ सीख कर नहीं निकलता। 10 साल वो अंग्रेजी पढ़ता है, उसके बाद वो 2 जुमले अंग्रेजी के नहीं बोल सकता। हमने सारी ज़िंदगी अंग्रेजी पढ़ी है, लेकिन आज नहीं बोल सकते। सिंधी हमें सारी ज़िंदगी पढ़ाई जाती है, हमें नहीं आती है, क्योंकि हमारा ताल्लुक़ ही नहीं उस एक ऐसी ज़बान से जो हमें कहीं। हाँ, ज़ाती पसंद, जैसे मुझे पसंद बहुत है, लेकिन मैं नहीं सीख पाता क्योंकि कोई सिखाने वाला भी नहीं है। तो आप क्या वो इदारे नहीं हैं जो चीज़ों बच्चों को इस तरफ राग़िब करें? यही हाल आपके मीडिया का और यही हाल आपके बाकी इदारों का रहा है। मिसाल के तौर पर अखबारात किसी ज़माने में बच्चों के एडिशन छापते थे जी, अब भी छापते हैं वो बच्चों के एडिशन, लेकिन चूँकि अखबार का हल्का बहुत महदूद हो गया है, वो उसकी तादाद बहुत कम रह गई है उसके लिए, तो इसलिए वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सिमटना शुरू हो गई हैं। यही हाल PTV का था। PTV जिस ज़माने में बच्चों के प्रोग्राम करता था, उस ज़माने में बच्चे जो हैं शाम को घर में होते थे और टीवी के सामने बैठते थे, और उनकी वाहिद तफरीह वही थी कि वो 3 बजे 4 बजे अपना टीवी खोल लेते थे। उसके बाद वो 5 बजे तक 6 बजे तक बच्चों के प्रोग्राम आते थे। फिर वो शाम के जो लोग मजदूरी से आते थे या काम पे से आते थे, तो 6 से 7 बजे तक उनका टाइम होता था। फिर सब खाना खा चुके होते थे, उसके बाद फिर ड्रामे का टाइम होता था, प्राइम टाइम कहलाता था। फिर खबरें होती थी जब सब फारिग हो चुके होते थे। अब तरजीहात बिल्कुल बदल गई है। अब आप ना टीवी को मालूम है कि आप 3 बजे 4 बजे कोई बच्चा टीवी के सामने आकर नहीं बैठता है, ना टीवी उस तरह खुलता है घर में। अब उनको मालूम, अब इसी तरह बाकी उन्होंने वो प्रोग्राम ही बंद कर दिए। अच्छा, ये थोड़ा सा मैं आपसे पूछूंगी कि आपने लिखा तो बहुत बच्चों के बारे में, बहुत सारी कहानियाँ लिखी हों क्या, ठीक है, अभी भी आप लिखते हैं। जैसे YouTube के लिए आप काम कर रहे हैं, सीरीज़ बना रहे हैं, आप ये नहीं सोचते कि हमारे YouTube पे अगर मैं भी देखूं तो मुझे बच्चों के लिए कोई कंटेंट स्पेशली उर्दू ज़बान में नहीं नज़र आता है? अंग्रेज़ी में तो बहुत है, बहुत चीज़ें हैं वो करते हैं, लेकिन इतना नहीं। आपको आया कभी? बहुत है। कौन से हैं? मैं वही कहता हूँ ना कि तरजीहात नहीं है। नहीं तो आप बताइए, उर्दू के लिए कौन सी कोई ऐसी सीरीज़ है बच्चों की जो कि आप उर्दू में कहेंगे कि ये सीरीज़ YouTube पे अवेलेबल है? चैनल्स, सोशल मीडिया चैनल्स की बात, मैं YouTube की बात कर रही हूँ। YouTube पे जो बच्चों के लिए प्रोग्राम है, ड्रामे हैं, उस तरह नहीं बन रहे जिस तरह बनने चाहिए। मैं यही कह रही हूँ ना, देखिए बच्चों का ज़्यादातर वक्त इस वक्त YouTube पे चल रहा है, ठीक है। YouTube पे क्या चीज़ें अवेलेबल हैं जो इंटरनेशनली बन रही हैं, और वो हाँ, ऐसा तो है। हमारी ज़ुबान में या हमारे कल्चर को लेके कोई ऐसा कंटेंट नहीं है। मैं इसलिए कह रही हूँ ये बात क्योंकि मेरे घर में भी बच्ची है, और उसके लिए अगर मैं YouTube पे ढूंढती भी हूँ ना, तो मुझे उर्दू ज़ुबान में या पाकिस्तान में बना हुआ कंटेंट कोई नहीं मिलता जो कि मैं उसको दिखा सकूँ या कहूँ। तो आपको ये नहीं होता कि हमारे यहाँ ये चीज़, इस चीज़ की कमी है? क्योंकि आप लिखते हैं, मैं आपसे इसलिए सवाल कर रही हूँ कि आपने कभी नहीं सोचा कि हाँ YouTube के लिए भी मुझे इस तरह की कोई चीज़ बनानी चाहिए जो बच्चों को चैनल बना रहा हूँ बच्चों के लिए, बच्चों के लिए चैनल में तो जाती अपना चैनल YouTube के लिए बना रहा हूँ, उस पर काम हो रहा है। लेकिन मसला यही है, आप जो कह रही हैं वो सही है। हमारे यहाँ चूँकि तरजीहात में नहीं है तो इसके लिए बजट भी नहीं है। मिसाल के तौर पर जितने भी बच्चों की प्रोडक्ट बेचने वाले इदारे हैं, उनके वो इश्तहार देते ही नहीं है बच्चों की किसी चीज़ के लिए, रिसाले के लिए, बच्चों के अखबार के लिए, किसी के लिए इश्तहार नहीं देते। वो प्राइम टाइम में इश्तहार चलाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, जब पैसा नहीं है तो काम कैसे होगा? इदारों की तो तरजीहात ही नहीं है। ज़ाती या इनफरादी तौर पर जिन लोगों ने बनाए हैं वो मर रहे हैं। मिसाल के तौर पर बच्चों की दुनिया एक चैनल है, बच्चों के लिए कहानियाँ सुनाने वाले चैनल्स हैं, दादी अम्मा की कहानियाँ सुनाने वाले चैनल मौजूद हैं उर्दू में,
नज़मों के चैनल्स हैं, लेकिन चूंकि उनकी लोगों की तरजीहात नहीं है, वालिदैन सर्च करके उनको देते नहीं है। जैसे आपने बताया, आपको नहीं पता कि उनको कैसे ढूंढा जाएगा, उसकी पब्लिसिटी के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है, कैसे पब्लिसिटी करेंगे। हाँ बाकी अच्छा, फिर वो जो आपका गूगल के जरिए वायरल किया जाता है उस पर पैसे खर्च होते हैं, वो लोगों के पास नहीं जिसके जरिए बनाते हैं। हमारे एक दोस्त है अभी सरगोदा में, उन्होंने एक चैनल बनाया था बच्चों के लिए, मुझसे कुछ कहानियाँ लिखवाई थी, तो वो कुछ ही दिनों में बंद कर दिया उन्होंने। कहने का जी लोग देखते ही नहीं है इसको, लोग देखते ही नहीं है, दिखाना ही नहीं चाहते, तो इस ज़ाहिर वो तो ख़त्म हो जाएगा ना। फिर आपको ज़ाहिर बजट चाहिए उसके लिए। मिसाल के तौर पर मैं बच्चों के लिए एक सीरीज बनाना चाहता हूँ, अभी स्पॉन्सर्स चाहिए, आपको चीजें चाहिए ताकि आप उसकी मार्केटिंग कर सकें। सही बात। जो पैसे लगाने वाले लोग हैं उनकी तरजीहात नहीं है बच्चे, ये बिल्कुल एक क्लियर बात है। बच्चों का मुस्तकबिल उनकी तरजीहात नहीं है। बच्चों का एजुकेशन में डाल के उस पर लाख रुपए खर्च करना तो वो चाहते हैं कि वो करें और डिग्री आ जाए किसी तरीके से। हाँ जी बिल्कुल। उसकी तरबियत और उसको शऊर पहुंचाना ये इनकी तरजीहात नहीं है बिल्कुल। और इसके ऊपर तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपने कहा कि जो कौमें, जो ममालिक अपने बच्चों के ऊपर तवज्जो देती हैं वही तरक्की करती हैं, वही आगे बढ़ती हैं। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने का, बहुत अच्छी बातचीत रही और उम्मीद करती हूँ बच्चों के लिए और अच्छा काम करेंगे, थोड़ा सा लोगों को और हिम्मत दिलाएंगे कि वो यूट्यूब के ऊपर इन चीज़ों के कंटेंट पे ज़रूर काम करें और आगे बढ़ें। बिल्कुल, मैं तो इंशाल्लाह ताला कर ही रहा हूँ। मैं तो बच्चों के लिए अभी मैंने अभी एक पोस्ट भी लगाई थी कि जी बच्चों के लिए लिखना मेरी पहली तरजीह है। मैं हालांकि उसके लिए इतना आपको ना आमदनी होती है उससे, ना उससे पैसे मिलते हैं, लेकिन अपना खासा वक्त बच्चों के लिए लिखने में सर्व करता हूँ। और ज़्यादा पैसे तो मैं ड्रामों से कमाता हूँ या सहाफ़त या कुछ प्रोडक्शन या डायरेक्शन से करता हूँ, लेकिन बच्चों के लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करता हूँ हमेशा से। और अभी रिसेंटली मैंने एक नावल कंप्लीट किया है जो अभी रिसाला आता है लाहौर से, नो उमर के नाम से, अभी नया शुरू हुआ है। अच्छा। उसमें हम एक नावल मेरा किस्तवार भी चल रहा है, वैसे भी हर दूसरे महीने एक नावल देता हूँ मैं। तो बच्चों के लिए तो काम करना बुनियादी काम है। आप बच्चों के लिए काम नहीं करें तो मर जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे आप लोग। चलें जी, थैंक यू सो मच। और इसके साथ ही एक ब्रेक लूँगी यहाँ पे आपसे, मेरे साथ रहिएगा, कहीं मत जाएं, अपना पाकिस्तान में। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं अपना पाकिस्तान। मैं हूं उस्मा और अब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अशबील जॉन, फिजियोथेरेपिस्ट हैं। इनसे बात करते हैं कि फिजियोथेरेपी कितनी अहम है और अगर हमें कोई इंजरी हो जाती है तो उसमें फिजियोथेरेपी के थ्रू हम किस तरह से उसको बेहतर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक जी। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि फिजियोथेरेपी कितनी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए? क्या सिर्फ किसी एक्सीडेंट या बड़ी इंजरी हो जाए तो ही फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए, या अगर हमें कोई जोड़ों का दर्द है, कमर दर्द है, ये ऐसी कॉमन चीज़ें हैं जो हर इंसान के साथ आजकल हो ही रही हैं, उसके लिए भी हम फिजियोथेरेपी करा सकते हैं? एक्चुअली सबसे पहले तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि फिजियोथेरेपी होती क्या है। फिजियोथेरेपी एक मेथड है जिससे हम बॉडी की उन प्रॉब्लम्स को, जिस तरह आपने बोला कि कोई मस्कुलर रिलेटेड इंजरी है, कोई भी चीज़ें हैं, उनको हम एक्सरसाइज मेडिसिन के थ्रू ट्रीट करते हैं। एक्सरसाइज के थ्रू जो भी ट्रीटमेंट हम बॉडी में करते हैं उसको हम फिजिकल थेरेपी ट्रीटमेंट कहते हैं। सो हमें फिजिकल थेरेपी कब अवेल करनी चाहिए? हमें फिजिकल थेरेपी तब अवेल करनी चाहिए जब हमें पता है कि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि जिसके अंदर हमारी लाइफस्टाइल के अंदर एक्सरसाइज का एलिमेंट नहीं है, और एक्सरसाइज ना होने की वजह से, सेडेंटरी लाइफस्टाइल होने की वजह से, इन तमाम वजूहात की वजह से हमें बॉडी में तकलीफ शुरू हो जाती है डिफरेंट, जैसे हम नेक पेन, बैक पेन, नी पेन और पोस्चर रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो होना शुरू हो जाती है। उसके अंदर हमें एक फिजिकल थेरेपिस्ट को अप्रोच करने की ज़रूरत होती है और एक फिजिकल थेरेपिस्ट आपको एक्सरसाइज के थ्रू उनकी ट्रीटमेंट बताता है। जी बिल्कुल जी सही। तो आजकल जैसे बहुत ज़्यादा अभी हम देखें कि कॉमन जो इश्यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि गैजेट्स का इस्तेमाल लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, हर वक्त फ़ोन के ऊपर होते हैं या लैपटॉप के ऊपर होते हैं, और हमारा जो पोस्चर है वो इस तरह का होता है, जबकि दिस इज़ नॉट द राइट पोस्चर। जब हम अपना फ़ोन भी यूज़ करें, कहते हैं कि सामने रख के, वो हमें इतना आसान नहीं लग रहा होता, तो हम लोग जो है आराम से बस यूँ फ़ोन रखा है, उस पर कई कई घंटे हम लोग इस तरह से ही गुजार रहे होते हैं, जिसकी वजह से कि सर्वाइकल के इशू बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और देखा जाए तो बच्चों में भी बहुत ज़्यादा अब ये चीज़ बढ़ गई है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके लिए क्या करना चाहिए ताकि लॉन्ग टर्म में जाके फिर ये चीज़ आगे ज़्यादा नहीं बढ़े? बिल्कुल, देखें, अगर हम मौजूदा हालात की बात करेंगे तो कोविड के अंदर हमने एक चीज़ ये सीखी कि कोविड के अंदर तमाम जो काम है वो घर से बैठ के हो गए हैं। चाहे आप वो काम देखें या आप
ऑनलाइन स्टडीज़ देखें, बिल्कुल। उसकी वजह से क्या है कि हमारा जो स्क्रीन टाइम है, चाहे वो मोबाइल का हो, चाहे वो लैपटॉप का हो, टीवी का हो, हमारा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और जिसकी वजह से हमें अवेयरनेस नहीं है, हमें ये नहीं बताया जाता कि आपने किस तरह बैठना है। अगर आप ऑफिस में बैठ रहे हैं तो आपने क्या आपकी हाइट होनी चाहिए, अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो आपने कैसे यूज़ करना है, जिसकी वजूहत की वजह से, जैसे आपने नाम लिया कि नेक पेन है, बैक पेन है, ये पोस्चर रिलेटेड इश्यूज़ शुरू हो जाते हैं और जिसकी वजह से वो बढ़ते 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 इतने सीवियर हो जाते हैं कि फिर आपको या तो आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, या तो आप डायरेक्ट फिजिकल थेरेपिस्ट किसी के पास जाते हैं और उसकी ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, उनको बताते हैं कि मुझे, और जब हम ये है कि हम हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट से, तो तकरीबन पता चलता है कि हाँ जी मेरा 6 घंटे से ज़्यादा मैं मूवी देखने का टाइम, मैं मूवी देखता हूँ या मैं मूवी देखती हूँ, मैं काम करती हूँ, या मेरा मोबाइल का बहुत ज़्यादा यूजेज है, जिसकी वजह से हमारा पोस्चर बहुत अफेक्ट होता है और पोस्चर की वजह से बहुत सारे शुरू हो इश्यूज जाते होते हैं। हैं बिल्कुल। तो इसको किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है? देखें, सबसे पहले तो प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, एहतियात इलाज से बेहतर है। हम फिजिकल थेरेपिस्ट बेसिकली हम प्रिकॉशनरी मेजर्स बहुत ज़्यादा क्लाइंट को अपने बताते हैं। अगर आपका काम ऐसा है कि आपने ऑफिस वर्क है और आपका 9 घंटे का काम है, तो यूजली प्रोलॉन्ग सिटिंग और प्रोलॉन्ग वर्किंग अवॉइड करनी चाहिए। जैसे अगर आप 1 घंटे के लिए आप इस तरह से आप बैठे हुए हैं लैपटॉप के ऊपर, तो कोशिश करें कि अपनी बैक को स्ट्रेट रखें। अगर आपकी चेयर एडजस्टेबल है तो कोशिश करें कि अपने लैपटॉप से अपनी चेयर को एडजस्ट करें। अगर आपको बैक के इश्यूज़ है तो कोई बैक केयर रखें पीछे। ये वो एहतियाती तदाबीर हैं। फिर अपनी लाइफ में एक्सरसाइज को ज़रूर लाएं। एक्सरसाइज उस मेडिसिन की तरह है, जिस तरह एक डॉक्टर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है, हम फिजिकल थेरेपी आपको एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब करते हैं, जिससे ये है कि आप अगर दिन में 2 से 3 मरतबा एक्सरसाइज करेंगे तो आप ये तमाम जो रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनसे आप ये बच जाएंगे और आपकी बॉडी ऑप्टिमल पोस्चर में रहती है। कि अगर आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर भी रहे हैं और आपका पोस्चर ख़राब हो रहा है, तो स्पेशली नेक की कोई एक्सरसाइज ऐसी ज़रूर होनी चाहिए ताकि आपके जो नेक मसल्स हैं वो रिलैक्स होते रहें। बिल्कुल। कोई ऐसी एक्सरसाइज आप बता सकते हैं? फॉर श्योर। जैसे देखें ना, स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। स्ट्रेचिंग हमारे मसल्स को हेल्दी रखती है। स्ट्रेचिंग हमारी बहुत सारे प्रॉब्लम्स के अंदर हमें ये है कि हेल्प आउट करती है। फॉर एग्जांपल अगर आप सर्वाइकल की बात करें तो सर्वाइकल पेन में जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट मसल्स होते हैं वो हमारी ये नेक के मसल्स होते हैं, जिनको हम ट्रेपीजियस कहते हैं। अब मोस्ट कॉमन जो एक्सरसाइज हम प्रिस्क्राइब करते हैं ऑफिस वर्कर्स को, वो ये है कि वो अपने आप मसल को स्ट्रेच करें आप प्रॉपर्ली। बैठे बैठे दोनों साइड से आप हाथ खोल के आप प्रॉपर इस तरह स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, आप नीचे की तरफ स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। तो ये कुछ एक्सरसाइज हैं कि आप बैठे बैठे अगर 5 मरतबा या 10 मरतबा सर को एक साइड करके, दूसरी साइड करके, नीचे करके, ऊपर करके, कंधों को ऊपर करके, तो ये बैठे बैठे अगर हम अपनी ब्रेक्स के अंदर, जैसे मुझे ऐसा लगता है कि मैं 1 घंटा इस तरह से बैठ गया हूँ और अब मेरे नेक में थोड़ा सा स्ट्रेन आने शुरू हो गया है, तो आपने थोड़ी सी अपनी गर्दन को इधर हिलाया, थोड़ा सा इधर हिलाया, नीचे देखा, इस साइड नीचे देखा, तो ये है कि आपकी मसल की मूवमेंट भी रहती है। 5 दफ़ा आप इस चीज़ को रिपीट कर सकते हैं। उससे ये होता है कि आपकी फर्दर जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, उससे ये है कि मसल आपको प्रॉब्लम पे नहीं जाता और फिर ये है कि मसल हेल्दी रहता है। क्योंकि यूजली एक सबसे ज़्यादा कॉमन वर्ड हमने ये सुना है मस्कुलर स्पैज़म। ये बहुत लोगों को कॉमन हो जाता है और लोग स्पैज़म होता क्या है? स्पैज़म एक प्रोटेक्टिव फिनोमेना है हमारी बॉडी का कि आपका मसल अगर प्रोलॉन्ग यूज हो रहा है तो वो क्या हो जाता है, वो एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है, जिसको हम स्पैज़म कहते हैं। मतलब एक जगह पे इकट्ठा होकर फिक्स हो गया है, उसके अंदर मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन हो जाती है। मतलब बॉडी ने आपको ये साइन शो कर दिया कि अब आप अगर ज्यादा मूवमेंट करेंगे तो आपको तकलीफ होगी, डैमेज होगा। तो ये बॉडी का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है हमारी। तो उसके लिए आपको क्या है कि सबसे पहले तो आपको उसको मैनेज करना है। अगर आपको स्पैज़म हुआ है तो आप कोल्ड यूज कर सकते हैं, बर्फ की सिकाई, हीट आप गरमाइश दे सकते हैं तो ताकि मसल रिलैक्स हो आपका। फिर आप उसके अंदर जब मूवमेंट करेंगे तो वो स्पैज़म रिलीज होता है। और इसी के लिए हम फिजिकल थेरेपिस्ट, बेसिकली आप फिजिकल थेरेपिस्ट के पास जा भी सकते हैं, यहाँ पे आप फिजिकल थेरेपिस्ट से अवेयरनेस या गाइडेंस ले सकते हैं। अच्छा, अक्सर ये होता है कि लोगों का सोते में जो है वो नेक स्टिफ हो जाती है, ये स्पैज़म ही उनका हो जाता है और तकिया गलत अगर रखा है, ये पोस्चर गलत है, सुबह उठते हैं तो बिल्कुल उनकी नेक मूव नहीं कर रही होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है। तो ये क्या चीज़ सिर्फ ओवरनाइट हो जाती है या इसके पीछे एक पूरा एक टाइम पीरियड गुजरा होता है जिसको कि हम अवॉइड करते रहते हैं और एक दिन अचानक से एक रात जो है बहुत ज़्यादा तकलीफ इतनी बढ़ जाती है कि हमें लगता है कि आज रात ही कुछ हो गया, लेकिन पीछे जो कुछ हो रहा होता है उसको हमने इग्नोर किया होता है। हर चीज़ की एक वजूहत होती हैं। जैसे मैंने आपसे बात की कि प्रिकॉशन है, ये प्रिकॉशन ही है कि अगर आपको लग रहा है कि आपके नेक के अंदर स्टिफनेस आ रही है, सोते हुए मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे काम करते हुए बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे डिजीनेस फील होती है, मेरे हाथ में जान नहीं रहती, उसकी वजूहत ये होती है कि आपका सारे रिलेटेड, जैसे आपका स्लीप पोस्चर है,
अब कुछ लोगों की आदत होती है कि वो अपना हाथ सर के नीचे रख के सोते हैं, जिसकी वजह से आपके सर्वाइकल की जितनी सप्लाई होती है वो ब्लॉक हो रही होती है, तो उसकी वजह से कभी कभी लोग उठते हैं तो उनका हाथ नम भी होता है। फॉर एग्जाम्पल इसी तरह से लोगों की आदत है कि मोटे मोटे तकिए लेके सोते हैं, जो कि बहुत गलत चीज़ है। तकिया भी रखते हैं, दो तकिए रख के बिल्कुल बिल्कुल, जो कि बहुत गलत चीज़ है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी इस तरह से बनी गई है कि आप उसको जिस पोजीशन में रखेंगे वो पोजीशन अडेप्ट कर लेती है। बॉडी बनी है ऑप्टिमल पोस्चर के लिए, जिसकी वजह से मसल्स उस मैकेनिकल चीज़ के अंदर बने हुए हैं कि वो आपको स्ट्रेट रखने हैं। लेकिन अगर मैं आदत बना लूँगा इस तरह से तो मेरे मसल्स इस तरह से हो जाएंगे और वो एक जगह से शॉर्टन हो जाते हैं, एक जगह से लॉन हो जाते हैं, तो इसलिए वो स्टिफ हो जाती है जगह। अभी हम बात करते हैं कि हमारा पोस्चर क्या होना चाहिए, स्पेशली जो हमारी डेली रूटीन की चीज़ें, लाइक हमें सोना कैसे चाहिए, या अगर हम गाड़ी का इस्तेमाल करें, बाइक का इस्तेमाल करें तो उसमें हमारा पोस्चर कैसा हो, जब हम लैपटॉप का इस्तेमाल करें तो पोस्चर कैसा हो, इन पोस्चर्स के ऊपर बात करेंगे। लेकिन एक ब्रेक का वक्त है, यहाँ पर ब्रेक लेती हूँ, उसके बाद आपसे दोबारा मिलते हैं यहीं पर। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं अपना पाकिस्तान। मैं हूं उस्मा और मेरे साथ इस टाइम डॉक्टर अशबील मौजूद हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं। बात हम कर रहे हैं कि जो हमारे बैड पोस्चर्स हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, स्पेशली हमारी कमर के ऊपर, हमारी गर्दन के ऊपर। और ये बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हमारे मुल्क में तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि एक्सरसाइज का बिल्कुल रुझान नहीं है, लोग एक्सरसाइज करते नहीं हैं, पोस्चर सही नहीं होता, सोते वक्त, काम करते वक्त, स्पेशली जब हम कोई वज़नी चीज़ें उठा रहे होते हैं तो हमें बिल्कुल नहीं पता कि हमने अपनी कमर का ख्याल किस तरह से रखना है। और जब हम जवान होते हैं तो वज़न उठा लेते हैं आराम से, लेकिन अक्सर देखा गया है कि यहाँ पे ओल्ड एज में जाके लोगों को कमर का बहुत ज़्यादा इशू होता है, और उसकी वजह यही होती है कि हमने सारी ज़िंदगी अपनी कमर का ख्याल नहीं रखा होता। जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द ओल्ड एज में बहुत कॉमन है हमारे यहाँ। और जैसे अभी मैंने बात की कि जब भी हम कोई वज़न उठाते हैं, अगर हमने खुद भी देखा है अपने घर में अम्मियों को उसको, तो वो अक्सर वज़नी चीज़ें उठा रही होती हैं, सफाइयाँ कर रही होती हैं, बस झुकती हैं और ये उठा लेते हैं, विच इज़ अ वेरी बैड पोस्चर। जब आपने, क्योंकि आपका कमर के ऊपर सारा स्ट्रेन जाता है और बिल्कुल आपकी वो कमर की जो हड्डी है वो उस टाइम डैमेज हो रही होती है, जो आपको नहीं पता चलता क्योंकि स्ट्रांग होती है उस टाइम, लेकिन ओल्ड एज में जाके उसके बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। स्लिप डिस्क हो जाती है अक्सर लोगों को, और इस तरीके के इश्यूज़ होते हैं। क्या चीज़ करनी चाहिए, स्पेशली ओल्ड एज जो लोग हैं जिनको कि कमर का दर्द बहुत ज़्यादा है, जोड़ों का दर्द है, उन्हें किस तरह से ख्याल रखना चाहिए? देखिए, पोस्चर सबसे पहले तो बहुत ज़रूरी ये जानना है कि कौन से वो ऐसे पोस्चर्स हैं जो कि हमें अवॉइड करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल, अगर अब बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि वो स्लाउच करके बैठते हैं। स्लाउच करने का मतलब है कि उनकी कमर जो है वो इस तरह कर्व हो जाती है। सबसे ज़्यादा हमारी कमर डैमेज स्लाउचिंग पोस्चर से होती है। हमारी आदत ऑपोजिट उसमें एग्जैक्टली हमें बेसिकली ऑप्टिमल जो तरीका है बैठने का वो है बिल्कुल, या तो आप सपोर्ट करें अपनी बैक को ताकि आपकी जो मिड बैक है और लोअर बैक है वो सपोर्ट पे रहे। जहाँ मैंने स्लाउच किया वहाँ पे सबसे ज़्यादा लोड बढ़ जाता है, और हमारी बेसिकली जो स्पाइन होती है उसके बीच में डिस्क होती है। वो डिस्क बेसिकली उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए होती है कि ताकि वो डिस्क जो है वो एक आपकी शेप में रहे। जब हमारा सबसे ज़्यादा हम स्लाउच पोस्चर में जाते हैं तो वो डिस्क के ऊपर प्रेशर इतना बढ़ जाता है, जिस तरह आपने नाम लिया कि डिस्क बल्ज हो जाती है और डिस्क के ऊपर प्रेशर हो जाता है, और फिर हमें सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी वजूहत है आम लोगों में, ओल्ड एज में, या खासतौर पर नौजवान के लोगों में, कि वो मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं और वो स्लाउच करके बैठे होते हैं, जिसकी वजह से उनको बैक पेन के इश्यूज हो जाते हैं। का जो हम जो एक उसका शेप है उसको ही हम चेंज कर देते हैं, क्योंकि हमारी नेक का अगर आप देखें बैकबोन तो ये इस तरह से होता है, बिल्कुल कर्व होता है। लेकिन वो जब हम फोन यूज करते हैं, हम बैठते ऐसे हैं तो हम उसका कर्व जो है वो रिवर्स कर देते हैं, वो सी शेप में आ जाता है, डी शेप के बजाय। और ये एक वही बात है कि नेचुरल चीज़ नहीं होती, एक नेचुरल प्रोसेस नहीं है, इननेचुरल है। और उसमें ये है कि हमें फिर बहुत ज़्यादा तकलीफ भी होती है, कभी स्लिप डिस्क जो है वो स्लिप हो जाती है, वो अपनी जगह से हट जाती है, डिसलोकेट हो जाती हैं चीज़ें। और पोस्चर ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें सबसे पहले तो अपने पोस्चर पे ही करना चाहिए। लेकिन अगर ये तकलीफ हो गई है किसी को तो फिर वो उसके लिए क्या करें? ओके, सबसे पहले तो आपने अपने पोस्चर का ख्याल रखा। आपने बैठने का तरीका ये है कि आप अगर किसी चेयर पे बैठ रहे हैं तो आप ऐसे बैठें कि आपकी बैक सपोर्टेड हो, या तो अगर आप कोई चेयर में गैप है तो आप कोई बैक के पीछे रख लें या सपोर्ट रख लें ताकि आपकी बैक सपोर्ट रहे। आपके मसल को बहुत ज़्यादा
कंट्रोल ना करना, क्योंकि हमारे मसल कंटिन्यूस इस स्टेट में रहते हैं। अगर मैं बहुत ज़्यादा इस स्टेट में भी ऐसे बैठूंगा तो मेरे मसल के एक स्पेसिफिक टाइम होता है, एक एनर्जी लेवल्स होते हैं, जो कि उस एनर्जी लेवल पे जब वो पूरे हो जाते हैं तब फिर हम स्लाउज करना शुरू हो जाते हैं, फिर हम कोई सहारा लेना शुरू हो जाते हैं। इसलिए आप पहले तो आपकी चीज़ जो है ना, चाहे आप कहीं भी बैठे हो, आपकी बैक सपोर्टेड हो हमेशा और स्ट्रेट हो। सेकेंडली, आप एक्सरसाइजेस करके आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। कुछ बहुत आसान एक्सरसाइजेज होती हैं जो आपकी ऑन बेड एक्सरसाइज भी होती है और बैठ के भी आप एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। ऑन बेड एक्सरसाइज में सिंपल ये है कि अगर आप अपने लोअर लिम, जिसको हम अपनी लेग्स कहते हैं, उसके सारे मसल्स हमारी बैक के साथ अटैच होते हैं, जो हमारे अपर लिम के पार्ट हैं, आप उनकी स्ट्रेचिंग करें, उनकी स्ट्रेंथनिंग करें। आप एंकल पंपिंग कर सकते हैं, आप स्ट्रेट लेग रेस कर सकते हैं। ये 10-10 मरतबा, 5-5 मरतबा करके बैठ के और लेट के भी एक्सरसाइज हो सकती है। और बैक को ये है कि आप ब्रिजिंग एक्सरसाइजेस करके और ऑपोजिट लेके कुछ योगा के पोस्चर्स होते हैं, जिसको हम कोबरा पोज कहते हैं, सुपरमैन पोज कहते हैं, कैट एंड कैमल। ये एक्सरसाइजेस अगर आप मॉर्निंग में 5 एक्सरसाइज करें, आपको कभी भी बैक पेन के कोई इशू नहीं होंगे, क्योंकि ये आपके मसल को इतना स्ट्रॉन्ग कर देती हैं एक्सरसाइजेस कि आपके मसल जब स्पैज़म में जाने लगते हैं तो वो अपने आप को खुद ही वो अपने सेव कर लेते हैं और आप खुद बेहतर फील करेंगे उसके बाद। तो मेन तरीका यही है कि आप अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग करें, और उसका तरीका सिर्फ एक्सरसाइज है। तो ऐसी एक्सरसाइजेस कीजिए जिससे कि आपके मसल जो हैं, स्पेशली जो आपकी कमर के मसल्स हैं, आपकी टांगों के, आपके नेक के हैं, वो स्ट्रॉन्ग रहें, जहाँ पे कि जब हम कोई भी काम कर रहे होते हैं तो वो मसल ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे होते हैं। अच्छा, ये तो हमने बात की आम लोगों की। अगर हम आए, आप देखें स्पोर्ट्स के उस पर आए, एथलीट्स होते हैं, स्पोर्ट्स पीपल होते हैं, वो उनको इंजरीज हो जाती हैं अक्सर खेलते हुए कुछ भी, और बहुत सीवियर किस्म की, जिस पे कि उनका पूरा करियर डिपेंड कर रहा होता है। तो इसमें फिजियोथेरेपी या फिजियोथेरेपिस्ट का कितना रोल होता है उनको उस इंजरी से निकालना, क्योंकि उनका तो आप देखेंगे पूरा करियर ही डिपेंड करता है अक्सर स्पोर्ट्स में इस तरह से। तो किस हद तक फिजियोथेरेपी जो है, फिजियोथेरेपी जो है एक स्पोर्ट्समैन की लाइफ के करियर के अंदर फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत अहम रोल होता है। आपको किसी भी तरह की स्पोर्ट्स उठा ले, चाहे वो आजकल हम क्रिकेट है, अगर फुटबॉल है, एथलीट्स जैसे रेसलर्स हैं, ये सारी चीज़ें, हर चीज़ में, क्योंकि फिजिकल थेरेपिस्ट आपकी ट्रेनिंग के अंदर स्पेशली बहुत एसेंशियल पार्ट होता है फिजिकल थेरेपिस्ट। जब आप ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो फिजिकल थेरेपिस्ट आपको बताता है कि आपने इस पोस्चर के साथ करना है, ये बायोमैकेनिक्स है इसकी, आपने इस मसल पे ज़्यादा वर्क करना है, आपने इंजरी प्रिवेंशन में बेसिकली एक फिजिकल थेरेपिस्ट की जो मेन गोल होता है वो इंजरी प्रिवेंशन होता है, ताकि क्योंकि अगर एक बार एक एथलीट को इंजरी हो गई तो वो अपनी गेम से एटलीस्ट 6 मंथ्स के लिए आउट हो जाता है, तो वो बैक हो जाता है। और आजकल आपको पता है सर्वाइवल ऑफ द बेस्ट है, आप बेस्ट है मार्केट में तो ही आप टीम में रहेंगे, अगर आप बेस्ट नहीं है, फिट नहीं है, तो आप टीम में नहीं रहेंगे। तो इफ यू रिमेंबर, हमारा आईसीसी का एक फाइनल हुआ था इंडिया के खिलाफ, और मोहम्मद आमिर जो कि बैक स्पैज्म में थे, और मोहम्मद आमिर ने स्पेशली आके कमेंटेटर को बताया था कि ये मेरे फिजियोथेरेपिस्ट की वजह से ही मैं फाइनल खेला हूँ, वरना मैं मिसफिट था फाइनल खेलने के लिए। और मोहम्मद आमिर ने, आपको पता है फाइनल में किस तरह हमें पाकिस्तान को जिताया था। तो एक इतना अहम किरदार होता है उस टीम का जो कि बैक एंड पे बैठी होती है, जिसके अंदर फिजिकल थेरेपिस्ट होते हैं, जिसके अंदर कार्डियोपल्मोनरी थेरेपिस्ट होते हैं। एग्जैक्टली, तो वो वर्क करते हैं, पूरी रात वर्क किया मोहम्मद आमिर की बैक पे, उसके स्पैज्म को रिलीज करवाया, तो ही मोहम्मद आमिर ने कितना अच्छा परफॉर्म किया। और देखें आपके सामने। चलें, थैंक यू सो मच अशफील, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। और इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त भी यहाँ पे ख़त्म होता है, आपसे इजाज़त चाहूँगी, लेकिन जाने से पहले हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए, और फेस टीवी नेटवर्क से जुड़े रहिए फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम पे। उस वक्त को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।